आंख खुली तो झोंपड़ी के दरवाजे की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी। कोई आदमी किसी को आवाज देता झोंपड़े के करीब से गुजरा तो उसी औरत की आवाज आई, बापू मैं बच्चिया को चारा डाल दूंगी, तू फिक्र न कर। एक मुर्ग बार बार बांग दे रहा था। मुर्गियों के बोलने की आवाज भी किसी वक्त आ जाती थी। मैंने पहला काम ये किया कि जूता उतार कर जुराब में से अपनी महबूबा सिधा का सांप का मनका निकाल कर पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। मेरे पास जो रुपए थे वो बंगाली कैप्टन के सिपाहियों ने निकाल लिए थे। मनका इसलिए बच गया था कि मैंने उसे जूते में छुपा लिया था। मेरे जूते फौजी थे, अब मैं उन्हें भी किसी जगह गर्क कर देना चाहता था। मेरी आंख की सूजन किसी कदर कम हो गई थी और अब दर्द में भी अफाका था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि झोंपड़ी का दरवाजा खुला और फौरन ही बंद कर दिया गया। सौलखी मेरे लिए दूध लेकर आई थी। दूध गर्म था और कांसी की गड़बी में था। साथ ही वो कांसी का छोटा ग्लास भी लाई थी। झोंपड़ी की दर्जों से जो दिन की रोशनी अंदर आ रही थी उसकी चमक में मैंने पहली बार सौलखी यानी रात वाली हिंदू औरत को गौर से देखा। वो 40-45 बरस की औरत थी जिसका रंग खिलता हुआ था। नाक थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई थी। उसकी आंखें गलाफी थी। चेहरे पर जफाकश जिंदगी और खावत के जोरो सितम के असरात नुमाया थे। उसने मैली सी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। गर्दन पर बाल जूड़े की शक्ल में बंधे थे और हाथ में चूड़ियां थी। वो मुस्कुरा रही थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया आग के अंगारे की तरह दहक रही थी। उसने ग्लास में दूध डालते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है ना? मैं सौलखी हूँ, कोई दूसरी औरत नहीं। मैंने कहा, हाँ मैंने पहचान लिया। वो बोली, मेरा पति तो बड़ा घामड़ है, वो तो बस ताड़ी पीकर मुझे पीटना ही जानता है। दूध बड़ा खालिस और शीरीं था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने सारी गड़वी खाली कर दी। वो बोली, तुम्हारे लिए अभी मकई की रोटी पका कर लाऊंगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर आजिजी से बोली, देख तू मुसलमान मर्द है, मुझसे दगा न करना। जाते हुए कहकर जाना कि तूने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, तब मैं सनीचर की रात को फिर से कब्र पर जाकर टोना करूंगी और मेरे यहाँ बच्चा होगा। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। मैंने कहा, तू मेरे लिए कपड़े नहीं लाई। उसने दांतों तले उंगली दाब ली और हैरत से कहा, अरे दया मैं तो भूल ही गई। फिर मेरे घुटने पर हाथ रख दिया और लजाजत से बोली, ये तेरी ख्वाहिश है ना कि मैं तेरे लिए कपड़े लाऊं? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, और 2 दिन मुझे खाना पानी देती रहो, फिर मैं तुम्हें ये कहकर चला जाऊंगा कि जा मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। वो बड़ी खुश हुई और बोली, मैं भी तेरे लिए कुर्ता धोती लाती हूँ, तू मेरे मर्द के कपड़े पहन लेगा, पर तू तो बड़ा जवान है, मेरा पति तो दुबला पतला सा है, चल मैं भी लाती हूँ तेरे लिए धोती कुर्ता। जब वो मेरे लिए कपड़े लेकर आई तो उसने एक हाथ में कोई शय रुमाल में लपेट कर पकड़ रखी थी जिसको वो हथेली में इधर उधर घुमा रही थी। ये ले कपड़े और ये देख मैं तेरे लिए छोटी ईंट गर्म करके लाई हूँ, इससे तेरी आंख की टकोर करूंगी, सूजन जाती रहेगी। मैंने रुमाल में लिपटी गर्म ईंट का टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया और खुद टकोर करने लगा। वो एक खद्दर का घर में धुला हुआ कुर्ता और एक धोती लाई थी। मैं टकोर करते हुए उसकी तरफ देख रहा था, वो भी मुझे तक रही थी। फिर जल्दी से अपनी साड़ी में हाथ डालकर एक थैली निकाली और बोली, इसमें चूना तंबाकू है, खाओगे? मैंने नफी में सर हिलाया। वो बोली, मेरा मर्द तो हर वक्त यही खाता है, तुम बीड़ी पियोगे? लाऊं? मैंने फिर नफी में सर हिला दिया। फिर उसने पूछा, तुमने मेरे बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया सौलखी? उसने कानों पर हाथ रख कर कहा, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी कोख हरी हो? फिर मैं किसी से क्यों तुम्हारा जिक्र करने लगी? अच्छा अब मैं जाती हूँ, सास के सर में तेल डालना है, दोपहर को रोटी लेकर आऊंगी। वो उठ कर जाने लगी तो रुक गई और पलट कर बोली, अगर तू झोंपड़ी के पीछे, और फिर मुंह पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ चली गई। झोंपड़ी का दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपनी फटी हुई कमीज और मैली जैकेट, गीली पतलून उतार कर कुर्ता और सौराष्ट्र के हिंदुओं के अंदाज में धोती पहन ली। इस अंदाज में धोती बांधने का मुझे तजुर्बा था। उस जमाने में तो गुजरात काठियावाड़ के मुसलमान भी इसी अंदाज में धोती बांधते थे। दोपहर तक गर्म ईंट की टकोर करने से मेरी आंख की सूजन काफी कम हो गई। दोपहर को सौलखी मेरे लिए चंगेर में रोटियां और अचार लेकर आई तो मुझे धोती कुर्ते में देख कर बोली, तुम तो पूरे मेरे मर्द बन गए हो, मेरे मर्द के कपड़े जो पहने हैं, पर तू मेरे मर्द से बहुत जवान है। ले मैं तेरे लिए जवार की रोटी और अचार लाई हूँ। 2 बड़ी रोटियां थी। मुझे ऐसी भूख लगी थी कि दोनों चट कर गया। हिंदू औरत मेरी तरफ मानी खेज निगाहों से देख रही थी। मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे अपनी फिक्र पड़ी थी। अपने बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो अपनी तवहम परस्ती की वजह से मेरे कब्जे में थी और मुझे मालूम था कि वो मेरी मर्जी के बगैर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। मैंने उससे बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि अहमदाबाद वहां से 25 किलोमीटर के फासले पर था और ये जगह उसके दूर दराज के मज़ाफ़ात में वाक़े चाय के बागात थे। वहां से साबरमती का मशहूर गांव 15 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब था जहां महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था। दूसरी रात भी मैंने उसी झोंपड़ी में गुजारी। ये हिंदू औरत इस बात पर बड़ी हैरान थी कि मैं झोंपड़ी से बाहर क्यों नहीं निकलता, मगर अपनी तवहम परस्ती की वजह से वो मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने उसे मना कर रखा था कि मेरे बारे में कोई सवाल न करे। दूसरे रोज शाम को उसका खावंद शहर से वापस आ गया था। वो रात
रात को उपले लेने के बहाने झोंपड़ी में आई तो उसने 2 रोटियां रुमाल में लपेटकर अपने पेट के साथ बांध रखी थी। रोटियां नमकीन थीं और उसके बीच में अचार रखा था। पानी की एक गड़वी पहले ही मेरे पास रखी रहती थी। अंधेरे में वो उपले निकाल कर टोकरे में डालते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा मर्द शहर से आ गया है। उसके लहजे में नफरत और बेजारी का अंसर नुमाया था। उपले डालकर वो मेरे पास अंधेरे में आकर बैठ गई। मैं रोटी खा रहा था। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाते? मैंने कहा, यहाँ रहकर क्या करूंगा? वो गहरा सांस लेकर बोली, सच कहते हो, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, तुम कल चले जाओगे क्या? मैंने कहा, हाँ, 2 दिन रहने का कहा था, आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। वो बोली, तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है ना, अब मैं कब्र पर टोना शुरू कर सकती हूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, कल जाने से पहले मैं तुम्हें कहकर जाऊंगा कि मैंने तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। मेरा इतना कहने पर वो खुश भी हुई और उसने उदासी से सर भी झुका लिया। मैंने उसे एक चप्पल की फरमाइश की कि कहीं से मुझे ला दे। उसने कहा, मेरे मर्द की एक चप्पल पड़ी है, वो मैं सुबह सुबह तुम्हें ला दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरा मर्द ताड़ी पी रहा है, अभी शोर मचाना शुरू कर देगा, उसके लिए अभी रोटी पकानी है। वो उपलों की टोकरी सर पर उठाए झोंपड़ी से निकल गई। मेरी आंख की सूजन ठीक हो गई थी और 2 रोज वहाँ दूध पीने और बाकायदा चक्की का आटा खाने से मेरी खोई हुई ताकत भी काफी हद तक बहाल हो गई थी। रात को मैं सोचता रहा कि सुबह यहाँ से निकल कर किधर जाऊंगा। जाहिर है मेरी मंजिल अहमदाबाद शहर ही था, जहाँ हमारा मोटर मैकेनिक एजेंट मौजूद था, मगर उस तक पहुँचने में बेशुमार खतरात हायल थे। फौज और पुलिस जगह जगह मुझे तलाश करती फिर रही होगी। अगरचे मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था, फिर भी मैं शक्ल से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन उस झोंपड़े में भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो किसी के हाथ की उंगलियां मेरे बालों में कंघी कर रही थी। नारियल के तेल की खुशबू मेरे नथनों में घुस रही थी। मैंने पौ फटने के नीम अंधेरे में एक औरत के चेहरे को देखा। ये वही हिंदू औरत सौलखी थी। मैं जल्दी से उठ बैठा, वो पीछे हट गई। मैंने उससे चप्पल के बारे में पूछा तो उसने ठंडा सांस भरकर कहा, तुमने कभी कोई दूसरी बात नहीं की, तुम कैसे मर्द हो? लाई हूँ तुम्हारे लिए चप्पल, ये रखी है। मैंने चप्पल पहन कर देखी, वो मुझे छोटी थी। वो मेरे लिए दूध और रोटी लाई थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को खोला और उसमें से 5 रुपए का तह किया हुआ नोट निकाल कर मुझे दिया और बोली, ये मैंने अपने मर्द की वास्कट से तुम्हारे लिए निकाला था, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो चुप हो गई। मैं दूध के साथ रोटी खाने लगा। मैंने 5 रुपए लेकर जेब में रख लिए थे। मैंने उसे कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरे जाने के बाद किसी से मेरा जिक्र न करना, नहीं तो तेरे बच्चा नहीं होगा। उसने सहम कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? मैं कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूँ। अब कह देना कि तूने मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। मैंने 2 बार इस जुमले को दोहराया। वो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा, अब तू चली जा। वो जाते हुए हिचकिचा रही थी। जब मैंने उसे दूसरी बार डांट कर कहा तो वो जैसे बादल नखास्ता साड़ी संभालती उठी और मुझ पर एक निगाह नापसंदीदा डालकर झोंपड़ी से निकल गई। उसके जाते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। झोंपड़ी के दरवाजे को जरा सा खोल कर बाहर देखा। पौ फट रही थी। मशरकी उफक की जानिब से आसमान पर धुंधली नीली रोशनी का गुबार सा आगे बढ़ रहा था। दरख्तों और झाड़ियों में रात के आखिरी साए अपने दामन को समेट रहे थे। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकलकर उस छोटी सी पगडंडी पर चल पड़ा जो झोंपड़ियों वाले दरख्तों के झुंड से कच्ची सड़क की तरफ जा रही थी। मैंने हिंदू औरत सौलखी से रास्ते की एक एक तफसील मालूम कर ली थी। कच्ची सड़क चाय के बागात के पीछे से होकर उस बड़ी सड़क की तरफ निकल जाती थी जो नानवती खार नामी कस्बे के पहलू से होती हुई अहमदाबाद जाती थी। मैं मुंह अंधेरे के धुंधलके में चाय के बागात के पीछे से होकर नानवती खार जाने वाली सड़क के बगल में आ गया। सड़क पर चढ़ने में खतरा था। वहाँ से कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। ये बड़ी सड़क थी और अहमदाबाद को जाती थी। मैं उस सड़क के साथ साथ कुछ फासले पर रहकर खेतों में चलने लगा। नानवती खार के कस्बे तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। खेतों में किसान काम करते नजर आने लगे। मैंने जेनियों की तरह सफेद धोती बांध रखी थी। कुर्ता भी सफेद था। पाँव में चप्पल थी मगर शक्ल वही थी और पहचाना जा सकता था। दाढ़ी के बाल बढ़ाए थे। मैं चाहता था कि गांव का कोई नाई मिल जाए और मैं अपना सर मुड़वा लूं ताकि हुलिये में कुछ तो फर्क पड़े। मेरे पास हिंदू औरत का दिया हुआ 5 रुपए का नोट मौजूद था। मेरी दाएं जानिब बड़ी सड़क के पार नानवती खार का कस्बा तुलू होते आफ्ताब की रोशनी में साफ नजर आने लगा था। उसके 2 मंदिरों के कलश धूप में चमक रहे थे। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था मगर सर मुंडवाना भी जरूरी था। मैं खेतों खेत होता कस्बे के अकब में आ गया। यहाँ एक तालाब के पास छप्पर के नीचे मुझे एक बूढ़ा हज्जाम मिल गया। वो दुकान के आगे पानी छिड़क रहा था। कांसी की गड़वी उसके हाथ में थी। छप्पर के नीचे एक टूटी हुई कुर्सी के सामने दीवार पर चौकोर आईना लटक रहा था। मैंने करीब जाकर प्रणाम किया। उसने मुझे आंख उठाकर बिना देखा। वो कोई श्लोक पढ़ रहा था। ये श्लोक संस्कृत के नहीं थे। पानी छिड़काने के बाद उसने सूरज की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, ठाकुर दाढ़ी बनवानी है? मैंने कहा, हाँ
महाराज सर भी मुंडवाना है। 10 मिनट के बाद जब मैं बड़ी सड़क से हटकर कमात के खेत की मुंडेर से गुजर रहा था तो मेरा सर मुड़ा हुआ था, दाढ़ी मूछें भी साफ थी। अब मेरे हुलिये में काफी फर्क आ गया था। मेरे पास सिंदूर नहीं था। मैंने खेत की खुश्क मिट्टी से अपने माथे पर जेनियों की तरह 3 लकीरें बना ली ताकि जेनी हिंदू लगूं और खुदा के भरोसे से सड़क की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। नाई को 1 रुपया देने के बाद मेरे पास 4 रुपए बचे थे। सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ट्रक या लारी गुजर जाती थी। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। एक जगह संगे मील देखा, उस पर गुजराती में अहमदाबाद 24 किलोमीटर लिखा था। सड़क की बाएं जानिब कुछ दूर एक बस स्टॉप पर चंद देहाती मर्द और औरतें खड़ी थीं। मैं भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बस आ गई। बस के माथे पर भी गुजराती में अहमदाबाद लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहीं बस में मिलिट्री पुलिस या खुफिया पुलिस का कोई आदमी न बैठा हो। बस भरी हुई थी। मैं भी देहाती मर्द औरतों के साथ बस में घुस गया। मुझे दरवाजे के करीब खड़े होने को जगह मिल गई। बस आगे रवाना हो गई। मैंने मुसाफिरों की गर्दनों के दरमियान झांक कर जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर सभी मुसाफिर देहाती किस्म के लोग लगे। इनमें कुछ बाबू किस्म के आदमी भी थे जो शहर अपनी नौकरियों पर जा रहे थे। बस का अगला स्टॉप काफी दूर था। शायद 8-10 मील के बाद ये स्टॉप आया। बस यहाँ खड़ी हो गई। यहाँ भी मुसाफिरों का रश था। इन मुसाफिरों में एक वर्दी पोश टिकट चेकर भी था। उसने बुलंद आवाज में चिल्लाकर बस के ड्राइवर को गुजराती जबान में कहा, पांडे जी, अगले स्टॉप पर चेकिंग हो रही है, मिलिट्री पुलिस भी है, ज्यादा सवारियां मत उठाना, चालान हो जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बस अभी चली नहीं थी। चल भी रही होती तो मैं मिलिट्री पुलिस का नाम सुनते ही उसमें से छलांग लगा देता। मैं चुपके से बस से उतर पड़ा। ड्राइवर कंडक्टर को डांट रहा था कि ज्यादा सवारियां मत बिठाओ। मैं कान लपेट कर दाएं जानिब सड़क से उतर गया और खेतों में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। दिल में उस टिकट चेकर का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने मुझे एक बहुत बड़ी आफत से बचा लिया था। अगर वो ड्राइवर को मिलिट्री पुलिस की चेकिंग से बरवक्त खबरदार न करता तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। खेतों में चलते चलते मैं दूर निकल आया। अब खुश्क सूखी घास वाला ऊंचा नीचा मैदान आ गया जो आगे जाकर एक टीले की शक्ल में कुछ ऊंचा हो रहा था और दूर ताड़ के दरख्तों की कतार खड़ी थी। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ की हल्की ढलान उतरने लगा। आगे एक तालाब था। वहाँ 2 औरतें कपड़े धो रही थी। एक औरत साड़ी पहने तालाब में डुबकियां लगा रही थी। मैं जरा फासले पर से होकर वहाँ से निकल गया। वीरान बंजर जमीन थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव भी आया। मैं लोगों से बचता हुआ गांव से भी गुजर गया। कुछ दूर चला हूँगा कि एक कच्ची सड़क मिली जो आगे जाकर शायद अहमदाबाद वाली बड़ी सड़क से जा मिल जाती थी। अचानक दूर से गर्द उड़ाती एक गाड़ी चली आ रही थी। मैं एक झाड़ी के पास बैठ गया। गाड़ी करीब से गुजरी तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। ये मिलिट्री पुलिस की गाड़ी थी। जब तक वो गाड़ी दूर सड़क पर मुझे नजर आती रही मैं झाड़ी की ओट में ही बैठा रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो उठा और कच्ची सड़क पार करके दूसरी तरफ चलने लगा। अब मेरी रफ्तार तेज थी। मिलिट्री पुलिस यकीनन मेरी खोज में उधर फिर रही थी। मैं चौकन्ना हो गया। अपने दिल से खौफ को निकाल कर अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लगता था कि ये सारा इलाका मिलिट्री पुलिस की जद में था। एक फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया कि मुझे अहमदाबाद शहर का रुख नहीं करना होगा। वापस जाना भी मुनासिब नहीं था। मैं अंधाधुंध चला जा रहा था। कुछ देर बाद सब्जियों के खेत शुरू हो गए। फिर दूर दरख्तों के नीचे क्वार्टर नुमा मकानों की लंबी लंबी ढलानी छतें नजर आईं। करीब पहुंचा तो देखा कि जहां एक क्वार्टर के सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। चंद देहाती किस्म के सफेद पोश आदमी खेतों में तरकारियां तोड़कर टोकरियों में रख रहे थे। मैंने दूसरे खेत की जानिब अपना रास्ता बदल लिया। आखिर में कहां तक यूं शुतरे बेमुहार की तरह जाता। मुझे किसी न किसी जगह एक महफूज ठिकाने की तलाश थी। मेरे लिए कोई जैनी मंदिर ही सबसे बेहतर पनाहगाह थी, मगर यहाँ कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। इन ढलानी छतों वाले क्वार्टरों के अकब में जगह जगह छोटे छोटे क्वार्टर देखे जिनके आगे खाली कतों में फूलों के गमले रखे थे। एक नाले की पुलिया पर से गुजरने लगा तो सामने से एक गांधी कैप पहने एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं पुलिया से उतरकर एक तरफ रुक गया। बूढ़ा करीब आया तो मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गुजराती में पूछा, महाराज, मेरा नाम मंगल पांडे है, गांव नानवती खार से आया हूँ, यहाँ के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू, यहाँ मुखिया तो कोई नहीं रहता, ये तो गांधी जी का आश्रम है। हाँ, इससे आगे 7 कोस पर एक गांव है। तो ये साबरमती था। मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आश्रम के दर्शन करके दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चला गया। मैं छोटा सा प्लॉट उबूर करके आश्रम के क्वार्टरों के सामने आ गया। कांग्रेस का झंडा एक बहुत बड़ी झोंपड़ी के सामने गोल दायरे में नस्ब था, जहाँ गमलों में गेंदे के फूल धूप में मुस्कुरा रहे थे।
ये झोंपड़ी ऐसी थी कि उसकी ढलानी छत घास फूस की थी मगर दीवारें पुख्ता थीं और उन पर सफेदी हुई थी। आगे बरामदा था। बरामदे में 2 औरतें और 2 मर्द चटाई पर बैठे चरखा काट रहे थे। औरत ने सफेद साड़ी और मर्दों ने कांग्रेसी धोती पहन रखी थी। सरों पर गांधी टोपियां थीं। चूंकि मैं भी सफेद कुर्ते में था और माथे पर जैनी तिलक की 3 लकीरें भी थीं, इसलिए मेरी तरफ किसी ने मशकूक नजरों से न देखा। मैं उन्हीं में से एक नौजवान लग रहा था। जरा परे आम के दरख्तों के पास कुछ कांग्रेसी नौजवान हाथों में बाल्टियां थामे गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे। उनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया और गुजराती में कहा कि मैं धारावाई गांव के गांधी जी आश्रम का वॉलंटियर हूँ। गांधी जी के आश्रम के दर्शनों को आया हूँ, मुझे कोई काम बताएं। बाकी कांग्रेसी नौजवान अपने काम में लगे रहे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। सिर्फ एक नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, बाबू, गांधी भक्त होकर पूछते हो, काम बताओ, आश्रम में जाकर झाड़ू दे दो। मैं प्रणाम करके आश्रम की तरफ आ गया। आश्रम वही हो सकता था जिसके सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। बरामदे में औरतें और मर्द चुपचाप बैठे चरखा काट रहे थे। आश्रम का दरवाजा खुला था। बाहर एक पतली सी खुशनुमा झाड़ू दीवार के साथ लगी थी। मैंने उसे उठाया और आश्रम में दाखिल हो गया। अंदर सामने ही दीवार पर महात्मा गांधी की कद्दे आदम तस्वीर लगी थी। नीचे गदेले पर चांदनी बिछी थी और 2 सफेद गाव तकिए रखे थे। सामने सागरी में लोबान और ऊद सुलग रहा था। कांसी के एक गुलदान में गेंदे के फूल सजे थे। मसनद पर बाएं जानिब एक चरखा पड़ा था। गालिबन ये वही चरखा था जिस पर गांधी जी सूत काता करते थे। मैं लकड़ी के चमकीले फर्श पर यूं ही इधर उधर झाड़ू चलाने लगा। फर्श पहले ही से बहुत साफ सुथरा था। झाड़ू देने के बाद मैंने उसे बरामदे में अपनी जगह पर रख दिया और बरामदे में एक तरफ होकर जैनी जोगियों की तरह 4 जानू होकर बैठ गया। गोया मैं ज्ञान ध्यान में महव हो गया था, लेकिन मेरी होशियार और तेज नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इतने में गांधी भक्तों की एक खद्दर पोश टोली ढोलक और खड़तालें लेकर वहां पहुंच गई। इनमें औरतें और लड़कियां भी थीं। आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी का मनपसंद भजन गाना शुरू कर दिया। ये भजन मैंने ऑल इंडिया रेडियो से कई बार सुना था। बरामदे में जो मर्द और औरतें सूत काट रही थीं, वो भी अंदर चली गईं। दूसरे क्वार्टरों से भी कुछ कांग्रेसी खद्दर पोश भजन की आवाज सुनकर वहां आ गए। उनके साथ मैं भी अंदर जाकर भजन गाने वाली मंडली में शामिल हो गया। मैं भी हाथ बांध और सर हिला हिलाकर सबके साथ भजन गाने लगा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। औरतें मर्द एक दूसरे के साथ लगे इकट्ठे ही बैठे थे। मैं भजन के अल्फाज दोहराते हुए दूसरे लोगों की तरह दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे दाएं जानिब एक सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। मैंने भजन गाते गाते कनखियों से लड़की का जायजा लिया। ये एक दुबली पतली लड़की थी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। साड़ी के पल्लू से आधा सर ढका हुआ था। पल्लू के अंदर गर्दन पर जूड़े में लगे रत्नागरी के सफेद फूल नजर आ रहे थे। नाक सुतवा थी। रंग जर्दी माइल सांवला था। कानों में नीले बुंदे पहने हुए थे और होंठों पर कोई लिपस्टिक नहीं थी। वो हाथ जोड़े बड़ी अकीदत से अपनी बारीक आवाज में भजन के अल्फाज दोहरा रही थी। शक्ल सूरत से साफ आया था कि ये गुजराती लड़की है। मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। भजन खत्म हुआ तो एक मोटी औरत साड़ी का पल्लू संभालती भक्तों में श्राद्ध तकसीम करने लगी। ये सफेद मीठे मखाने थे। साथ में गुलाब के सुर्ख फूलों की पत्तियां भी शामिल थीं। मैंने भी झोली में अपने हिस्से का श्राद्ध ले लिया। मेरे साथ बैठी हुई लड़की को मोटी औरत ने श्राद्ध के मखाने देते हुए कहा, अरे शोभा, तुझे तो बुखार था, अब कैसी हो? लड़की ने जरा सा मुस्कुरा कर कहा, अब अच्छी हूँ मौसी। मोटी औरत उसके हाथों में श्राद्ध के मखाने डालने लगी तो 2-4 मखाने गिर पड़े। मैंने मखाने उठाकर लड़की के हाथ में रखे तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद। मैंने प्रणाम कर दिया। भजन मंडली से लोग उठकर बाहर जाने लगे। मैं भी आश्रम से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक तरफ हटकर बैठ गया। मैंने दुबली पतली लड़की शोभा को देखा कि अपनी किसी सहेली के साथ आश्रम के क्वार्टरों के बीच में जो रास्ता जाता था उस तरफ चली जा रही थी। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में डूब गया। मेरा अहमदाबाद पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से मुझे सीधा डाकू की तरफ कूच करना था ताकि नौरीन को बाहिफाजत अपने साथ लाकर उसे अहमदाबाद वाले अपने एजेंट के हवाले करके कम से कम एक फर्ज से तो सबकदोश हो जाऊं। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि उस सारे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन पुलिस के आदमी फैले हुए हैं और मेरी तलाश में हैं और मैं यूं ही मुंह उठाकर अहमदाबाद की तरफ रवाना नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।